गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम दी खाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन पर व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम दी खाता पद्धति का अर्थ समझ रहे थे उसमें हमने देखा था कि दी खाता पद्धति उन जनोपयोगी संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जाता है जो कि अपने अंतिम खातों को लाभ हानि के उद्देश्य से न करके और सेवा उपयोगी उद्देश्य से किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा अंतिम खाता लाभ हानि खाता है उसके अंतर्गत हम रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर भी हम दो भाग करते हैं। स्थायी संपत्तियों एवं व्ययों से संबंधित जो है हम स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा था स्टूडेंट कि संपत्तियां इस विधि के अंदर मूल लागत के अंदर ही दिखाई जाती हैं, जबकि व्यावसायिक संस्थाओं के अंदर जब हम स्थायी संपत्तियों का पुनर्स्थापन करते हैं, अर्थात कोई संपत्ति बेकार हो गई है उसके स्थान पर हम किसी नई संपत्ति को खरीदते हैं, तो हम पुरानी संपत्ति के पूरे मूल्य को लाभ हानि खाते में ले जाकर उसे हम अपलिखित कर देते हैं। लेकिन इस विधि के अंतर्गत हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारा पुराना मूल्य है उसी के अंदर इंडेक्स के आधार से मूल्य में वृद्धि कर देते हैं और फिर हम जो है लागत को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, आयगत लागत और पूंजीगत लागत। तो देखिए कि किस प्रकार से करते हैं। दी खाता पद्धति के अंतर्गत जब कोई संपत्ति अप्रचलन या अन्य किसी कारण से उपयोग से हटा दी जाती है एवं उसके स्थान पर नई संपत्ति स्थापित की जाती है, तो पुरानी संपत्ति के खाते को बंद नहीं किया जाता, अपितु नई संपत्ति की पुनर्स्थापन लागत का व्यवहार एक विशेष तरीके से किया जाता है। इस पद्धति में पुनर्स्थापन लागत को दो भागों में बांटा जाता है, आयगत या चालू लागत जिसे हम करंट कॉस्ट कहते हैं और दूसरा पूंजी लागत जिसे हम कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो हमारी संपत्ति है उस संपत्ति के अंदर जो हमारी पुरानी लागत है, ओरिजिनल कॉस्ट है, उस ओरिजिनल कॉस्ट को हम इसके अंदर क्या करते हैं, मूल्य सूचकांकों के द्वारा उसके मूल्य में वृद्धि करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारी संपत्ति जो है उसकी लागत के तीन मुख्य तत्व हैं। पहला है मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा है ओवरहेड्स। यदि प्रश्न के अंदर हमें संपत्ति के मूल्य को इन तीन भागों में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में विभाजित करके दिखा रखा है, तो हमें क्या करना है, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है उस ओरिजिनल कॉस्ट को दिए गए अनुपात के अंदर हमें इन तीन भागों में विभाजित कर देना है और उसके पश्चात फिर जो हमें इंडेक्स जो मूल्य वृद्धि के लिए हमें सूचकांक दे रखा है उससे मूल्य में वृद्धि करेंगे। तो हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे, देखिएगा इसके अंदर जो हम तरीका इसके अंदर अपनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वप्रथम संपत्ति की मूल लागत को उपरोक्त तीन दिए गए तत्वों के अनुपात में विभाजित करके हम उसको बांट देंगे। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, संबंधित मूल्य सूचकांक की सहायता से जो मूल्य है उसके अंदर वृद्धि की राशि को जोड़ देंगे। इसके पश्चात मूल लागत के मूल्य सूचकांक को जोड़कर जो लागत आई है वही संपत्ति की चालू लागत या रेवेन्यू लागत होगी, जिसे हम करंट कॉस्ट कहेंगे। फिर नई संपत्ति की कुल लागत में से ये चालू लागत को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वह हमारी क्या कहलाएगी, पूंजीगत लागत हो गई। तो देखिएगा किस प्रकार से हम इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले जो हमें ओरिजिनल कॉस्ट संपत्ति की मूल लागत दे रखी है उस संपत्ति की मूल लागत को जो हमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, यदि ये तीनों तत्वों में उनको बांट रखा है तो तीनों तत्वों में बांटेंगे, यदि उसको बांट नहीं रखा है तो हम ओरिजिनल कॉस्ट को ही दिए गए मूल्य सूचकांक से उसके मूल्यों में वृद्धि करेंगे। तो सबसे पहले हम मूल लागत को दिए गए मूल्य सूचकांक से उसके मूल्यों के अंदर वृद्धि करके और फिर जो लागत आएगी वह लागत हमारे लिए क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कॉस्ट या चालू लागत या करंट कॉस्ट कहलाएगी। इस करंट कॉस्ट को हमें क्या करना है, जो नई संपत्ति की कुल लागत आई है, टोटल कॉस्ट जो आई है नई संपत्ति की, उसमें से इस करंट कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगी, वह कहलाएगी पूंजीगत लागत, कैपिटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। अब किस प्रकार से देखिएगा, इसके एस्टिमेटेड ऑफ
कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट को हम जो है वर्किंग इसके अंदर जो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, उसके लिए देखिएगा सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ये ओरिजिनल कॉस्ट यदि हमारी जो है वो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में बटी हुई है तो इन तीनों को हमें बांट देना है। बांट करके इंक्रीज़ जो है हमें करना है। इंक्रीज़ जो हमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्स दे रखा है उसके अंदर कितने प्रतिशत से इनको मटेरियल को, लेबर को, ओवरहेड्स को बढ़ाना है, उससे इनको बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ाने के बाद में हमारे पास में जो कॉस्ट आई है वो कॉस्ट क्या कहलाएगी, हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और करंट कॉस्ट कहलाएगी। फिर हम निकालेंगे कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ संपत्ति है, रिप्लेसमेंट की जो नई संपत्ति की कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स या जिसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है, वो हमें कोई प्रश्न में दी जाएगी। उसके अंदर कोई परिवर्तन है तो उसको ऐड कर दिया जाएगा, ये वो यहाँ दिखा दिया जाएगा। और उसमें से हमें लेस करना है करंट कॉस्ट जो है, जो हमने ऊपर निकाली है करंट कॉस्ट, उस करंट कॉस्ट को इसमें से लेस कर दिया जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगी कैपिटल कॉस्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने के लिए आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे कि किस प्रकार से हम करंट कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट को गणना करते हैं। तो इनको करने से पहले हमें इसको करंट कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट में विभाजित करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।